वेलकम टू बिहार मैटर्स। इकोलॉजी मास्टर क्लास सीरीज के लेक्चर 03 में सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। और मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि जो भी छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे या टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। और सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये पूरे पर्यावरण विज्ञान या इकोलॉजी का एक तरह से बेस है। राइट। और आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं क्लास के सामने एक बहुत ही बेसिक लेकिन फंसाने वाला सवाल रखना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, एक तरफ अमेज़न का घना जंगल है, सैकड़ों फीट ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है, और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन का खुला नीला विस्तार है। मीलों तक सिर्फ पानी है, कोई पेड़ नहीं। तो अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा इकोसिस्टम ज़्यादा जीवन का उत्पादन करता है, यानी किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो पहली नज़र में तो हर कोई बिना सोचे जंगल का ही नाम लेगा। हाँ, और यहीं पर सामान्य सोच और जो साइंटिफिक रियलिटी है उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, और यही वो ट्रैप है जहां एग्जामिनर कैंडिडेट्स को फंसाता है। एग्जैक्टली। और इसी विरोधाभास को आज हम डीकोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस शब्द को पूरी तरह से समझना होगा जो आज की चर्चा के केंद्र में है, प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। आम बोलचाल में तो हम कहते हैं कि आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया तो मैं बहुत प्रोडक्टिव हूं, लेकिन इकोलॉजी में क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी जंगल में कितने पेड़ मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग बायोमास यानी जो मौजूद जैविक पदार्थ है और प्रोडक्टिविटी को एक ही मान लेते हैं। देखिए, विज्ञान में प्रोडक्टिविटी की एक बहुत ही सख्त एनसीईआरटी आधारित परिभाषा है, जो कि है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, राइट? हाँ, रेट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये केवल ये नहीं है कि सिस्टम में कितना फूड या एनर्जी पहले से जमा है। ये इस बात का मेजरमेंट है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित जगह पर कितना नया खाना या ऊर्जा बन रही है। मतलब यहाँ जो सबसे कीवर्ड है वो है रेट या दर। बिल्कुल, रेट ही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। तो अगर मैं इसे एक फैक्ट्री के उदाहरण से समझाऊं तो बायोमास उस फैक्ट्री का गोदाम है जहां तैयार माल रखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उस फैक्ट्री की असेंबली लाइन की गति है कि एक दिन में या एक साल में वहां कितना नया माल बन रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। देखिए, गोदाम में बहुत सारा माल हो सकता है, लेकिन अगर मशीनें बंद है तो उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी शून्य होगी। इकोसिस्टम में यह असेंबली लाइन मुख्य रूप से 2 लेवल्स पर काम करती है, जिन्हें हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए इस असेंबली लाइन के पहले हिस्से को देखते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये शुरुआत है। ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से इस सोलर एनर्जी को पकड़ते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। राइट। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बनता है ना, उसके बनने की दर को ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। समझ गया। और इसके बाद फिर आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो जानवरों या कंज्यूमर्स से जुड़ी है। जैसे जब कोई शाकाहारी जीव, मान लीजिए एक हिरण है, वो घास खाता है, तो वह उस घास की ऊर्जा को अपने शरीर में बदलता है, मांस और हड्डियों का निर्माण करता है। तो जानवरों द्वारा नए बायोमास बनाने की इस दर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहा है। अगर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि हिरण को कितनी घास मिली और उसका शरीर उसे कितना एसिमिलेट कर पाया, पचा पाया, तो क्या इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो शेर हो, चील हो या हम इंसान हो, सब केवल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भरोसे चल रहे हैं? 100%। मैं तो कहूंगी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का वास्तव में अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। ओहो, मतलब वो खुद कुछ नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। जानवर कोई नई ऊर्जा बना नहीं रहे हैं, वे सिर्फ पौधों द्वारा बनाई गई ऊर्जा को रिसाइकिल कर रहे हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में ढाल रहे हैं। अगर किसी कारण से धरती के सभी पौधे फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दें तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। हाँ, और अगर वो शून्य हो गई तो कुछ ही समय में पूरी की पूरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। पूरा फूड वेब सिर्फ और सिर्फ पौधों की इस एनर्जी फिक्स करने की क्षमता पर टिका हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। मतलब इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा पिरामिड है, लेकिन उसका पूरा वजन उसी एक बेस पर है जो पौधे सूरज की रोशनी से बना रहे हैं।
अब जब कैंडिडेट्स ये समझ गए हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही सब कुछ है, तो अब हमें इसके फॉर्मूले में उतरना चाहिए। क्योंकि जो लोग बीपीएससी या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, उन्हें पता होगा कि सबसे ज्यादा फंसाने वाले सवाल इसी हिस्से से आते हैं। बिल्कुल, जिन्हें हम एग्जाम ट्रैप्स कहते हैं। और उसके लिए हमें कोर फॉर्मूला समझना होगा, जो है NPP इक्वल्स GPP माइनस R। ये इकोलॉजी के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ, इसे रटना नहीं है, समझना है। यहाँ GPP का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये वो टोटल एनर्जी है जिसे एक पौधे ने फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाया है। अगर हम अपने पुराने उदाहरण पर वापस जाएं, तो जीपीपी किसी व्यक्ति की ग्रॉस सैलरी या सीटीसी की तरह है। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो ये उसका जीपीपी है। लेकिन क्या वो पूरा 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में आता है? नहीं, कटौतियां होती हैं। एग्जैक्टली। टैक्स कटता है, पीएफ कटता है। और पौधों के केस में भी बिल्कुल यही होता है। और यहीं पर फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा आता है, R, यानी रेस्पिरेशन लॉस, श्वसन हानि। राइट। देखिए, पौधे कोई निर्जीव मशीनें तो है नहीं जो सिर्फ दूसरों के लिए खाना बनाती रहें। वह जीवित प्राणी हैं। उन्हें भी जिंदा रहने के लिए, अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक ले जाने के लिए, नई पत्तियां निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो वो अपनी ही बनाई ऊर्जा को खर्च करते हैं। हाँ, पौधे अपनी बनाई गई कुल ऊर्जा यानी जीपीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने खुद के श्वसन या रेस्पिरेशन में जला देते हैं। तो जो ग्रॉस सैलरी में से टैक्स और रोजमर्रा का खर्च निकल गया, वो आर है, और इसके बाद जो बचता है, जो नेट सेविंग्स है, वो एनपीपी है। बिल्कुल सही। एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैथमेटिक्स के हिसाब से जीपीपी में से आर को माइनस करने पर जो बचता है वही एनपीपी है। और सभी स्टूडेंट्स इस गोल्डन कॉन्सेप्ट को नोट कर लें कि एनपीपी ही रियल यूजेबल एनर्जी है। मतलब वास्तविक उपयोगी ऊर्जा। हाँ, यही वो असली ऊर्जा है जो अगले ट्रॉफिक लेवल यानी जानवरों के लिए उपलब्ध होती है। मैं यहाँ थोड़ा रुककर इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि ये परीक्षा में एक बहुत बड़ा ट्रैप बनता है। अक्सर एग्जाम्स में एक सीधा सा दिखने वाला सवाल आता है, Which productivity is available to herbivores? यानी हिरण या गाय जैसे प्राथमिक उपभोक्ताओं के लिए कौन सी उत्पादकता उपलब्ध है? और ऑप्शंस में सबसे पहला नाम जीपीपी का होता है। और ज्यादातर बच्चे उसी पर टिक कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगता है कि पौधे ने जो कुल खाना बनाया वो जीपीपी है, तो हिरण वही खाएगा। अभी डिस्कस किया, पौधे अपना रेस्पिरेशन लॉस या आर किसी जानवर को नहीं दे सकते। वो तो खर्च हो गया ना। हाँ, वो ऊर्जा तो पौधे ने अपने जीवन में खर्च कर दी, वो हीट के रूप में वातावरण में उड़ गई। हिरन जब पौधे को खाएगा तो उसे केवल वही मिलेगा जो पौधे के शरीर में स्टोर होकर बचा हुआ है, यानी एनपीपी। इसीलिए फूड चेन हमेशा एनपीपी से शुरू होती है। एग्जैक्टली। जीपीपी सिर्फ एक थ्योरेटिकल आंकड़ा है, कुल कमाई है, लेकिन एनपीपी वो व्यवहारिक वास्तविकता है जो फूड चेन को आगे बढ़ाती है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हुआ ये। एनपीपी और जीपीपी का ये अंतर समझ लेने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम उस सवाल पर वापस लौटें जो मैंने एकदम शुरुआत में पूछा था, फॉरेस्ट बनाम ओशन की तुलना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। अगर एनपीपी के लिए बड़े बड़े पौधों की जरूरत है जो बहुत सारी ऊर्जा स्टोर कर सकें, तो फिर समुद्र के अंदर तो कोई विशाल पेड़ नहीं होते। वहां की प्रोडक्टिविटी कैसे काम करती है? इस तुलना को समझने के लिए छात्रों को फिर से बायोमास और प्रोडक्टिविटी के फर्क को याद करना होगा। देखिए, अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी जंगल की बात करें, तो वहाँ विशाल पेड़ होते हैं, 100-100 साल पुराने पेड़। उनके तनों में, शाखाओं में टन भर लकड़ियां होती हैं। मतलब बायोमास का एक बहुत बड़ा स्टॉक है वहाँ। बिल्कुल, वहाँ का बायोमास बहुत हाई है, और क्योंकि वे लगातार इतनी बड़ी मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उनकी एनपीपी भी बहुत हाई होती है। ये एक बहुत ही स्थिर या स्टेबल इकोसिस्टम है। लेकिन जब हम महासागर या ओशन इकोसिस्टम की तरफ देखते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई भारी भरकम बायोमास नहीं दिखता। अगर मैं प्रशांत महासागर के बीच में जाके देखूं, तो वहाँ बायोमास बहुत लो होता है। सच है, एक समय में देखने पर वो बहुत कम लगता है। लेकिन क्या लो बायोमास का मतलब हमेशा लो प्रोडक्टिविटी होता है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। समुद्र में बड़े पेड़ नहीं होते, वहां सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन। हाँ, ये पानी की सतह पर तैरते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जंगल के पेड़ की उम्र सैकड़ों साल होती है,
लेकिन एक फाइटोप्लैंक्टन का जीवन चक्र कुछ दिनों का या कभी-कभी बस कुछ घंटों का ही होता है। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन बहुत तेजी से पैदा होते हैं, खाना बनाते हैं और फिर या तो मर जाते हैं या मछलियों द्वारा खा लिए जाते हैं। एग्जैक्टली इसे वैज्ञानिक भाषा में हाई टर्नओवर रेट कहते हैं। हाई टर्नओवर रेट? हाँ, उनकी उत्पादन दर इतनी तेज है कि भले ही किसी एक विशिष्ट क्षण में एट अ टाइम आपको समुद्र में बहुत सारा बायोमास खड़ा हुआ ना दिखे, लेकिन अगर आप पूरे साल का हिसाब लगाएं तो वो इतनी बार पैदा होते हैं और खत्म होते हैं कि उनकी कुल उत्पादकता बहुत अधिक हो जाती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मान लीजिए एक तरफ एक बहुत बड़ा कार शोरूम है जहां महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, वो गाड़ियां कभी कभार बिकती हैं लेकिन शोरूम हमेशा भरा हुआ लगता है। वो हमारा जंगल हो गया। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक छोटी सी बेकरी है जो हमारा महासागर है। वहां हर घंटे ताजी ब्रेड बनती है और तुरंत बिक जाती है। अगर आप बेकरी को किसी भी समय देखेंगे तो शेल्फ लगभग खाली दिखेगी क्योंकि ब्रेड बनते ही बिक गई, लेकिन दिन भर में वहां से हजारों ब्रेड का उत्पादन हो चुका है। ये एनालॉजी इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है और यही कारण है कि ये सोचना कि ओशन का मतलब हमेशा लो प्रोडक्टिविटी होता है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। परीक्षा में आयोग अक्सर यही फंसाने के लिए पूछता है। समुद्र में बायोमास एक जगह रुका नहीं रहता, वो लगातार बनता और खपता रहता है। अब यहाँ एक बड़ा तार्किक सवाल ये उठता है कि जंगल और महासागर या दुनिया के किसी भी दो इकोसिस्टम में ये अंतर पैदा क्यों होता है? कोई जगह बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है और कोई जगह बिल्कुल बंजर। इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, इकोसिस्टम की उत्पादकता मुख्य रूप से 4 कारकों या फैक्टर्स द्वारा नियंत्रित होती है। ये 4 पिलर है जो तय करते हैं कि कहीं जीवन कितना पनपेगा। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट कारक है लाइट यानी प्रकाश। क्योंकि बिना प्रकाश के तो फोटोसिंथेसिस संभव ही नहीं है। बिल्कुल, साधारण सा नियम है कि जहां प्रकाश अधिक और सीधा होगा वहां उत्पादकता अधिक होगी। महासागरों की गहराई में जाने पर प्रकाश कम हो जाता है, इसलिए वहां प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है टेम्परेचर या तापमान। और इसके पीछे का विज्ञान काफी रोचक है। हाँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कोई जादू नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो पौधों के अंदर एंजाइम्स द्वारा संचालित होती है। और अगर हम एंजाइम्स के काम करने के तरीके को समझें तो वे तापमान को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना? सही कहा। अगर तापमान बहुत कम हो, जैसे टुंड्रा या पोलर रीजन्स में, तो एंजाइम्स सुन्न हो जाते हैं, उनकी गति धीमी पड़ जाती है। और अगर तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो वे नष्ट होने लगते हैं। तो उनके लिए बेस्ट क्या है? जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो इक्वेटर के आसपास है, वहां का तापमान इन एंजाइम्स के लिए सबसे बेहतरीन यानी ऑप्टिमम होता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे ज्यादा उत्पादकता ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो लाइट और टेम्परेचर हो गए। इसके बाद तीसरा कारक तो निस्संदेह वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता होगा। हाँ, पानी के बिना जीवन के हर रासायनिक समीकरण अधूरे हैं। इसे हम साफ देख सकते हैं। डेजर्ट्स या रेगिस्तान में सूरज की रोशनी बहुत है, तापमान भी ठीक है, लेकिन सिर्फ पानी की कमी के कारण वहां की उत्पादकता बहुत लो हो जाती है। और इसके विपरीत जो वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि है, वहां पानी भरपूर मात्रा में होता है तो उत्पादकता चरम पर होती है। राइट। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे जटिल कारक पर, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। मेरा मानना है कि ये वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा तकनीकी सवाल बनते हैं एग्जाम्स में। बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पौधों की ग्रोथ के लिए कच्चे माल की तरह है। मिट्टी में इनकी कमी हो तो पौधे नहीं बढ़ते। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है जो कई बार यूपीएससी और बीपीएससी में सीधा पूछा गया है। वो लिमिटिंग फैक्टर वाला। हाँ, कि ओशन इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। हाँ, छात्रों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है वो तत्व जो पूरे ग्रोथ को रोक कर बैठा है। मतलब बाकी सब कुछ मौजूद है, धूप है, पानी है, लेकिन सिर्फ उस एक तत्व की कमी के कारण सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एग्जैक्टली। और महासागरों के मामले में वो लिमिटिंग फैक्टर मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है और कुछ खास जगहों पर आयरन। नाइट्रोजन, लेकिन समुद्र में तो ऑक्सीजन और कार्बन भी होते हैं। हाँ, लेकिन समुद्र में पानी की कमी नहीं है, सतह पर धूप की भी कमी नहीं है। फिर भी फाइटोप्लैंक्टन अपनी अधिकतम क्षमता तक इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन डीएनए और प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। ओहो। अगर किसी तरह समुद्र के एक हिस्से में बहुत सारा नाइट्रोजन डाल दिया जाए ना,
तो वहाँ अचानक फाइटोप्लैंक्टन्स की भारी वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ट्रैप है कैंडिडेट्स के लिए। समुद्र में ऑक्सीजन या कार्बन पानी में घुले रहते हैं, उनकी कमी नहीं है। नाइट्रोजन ही वो बॉटलनेक है जो प्रोडक्टिविटी को रोकता है। तो अब इन चारों कारकों प्रकाश, तापमान, पानी और पोषक तत्वों के कॉम्बिनेशन से दुनिया भर में उत्पादकता का जो ग्लोबल पैटर्न तैयार होता है उसे देखते हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को ग्लोब पर लागू करें तो हमें ग्लोबल एक्सट्रीम साफ दिखाई देते हैं। दुनिया में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्र वे हैं जहां ये चारों कारक एकदम सही मात्रा में मौजूद हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। हाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उसके अलावा एस्चुरीज यानी मुहाने, जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं और ढेर सारे पोषक तत्व लाती हैं, और कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियां। और जहां इनमें से किसी भी एक या दो कारकों की भारी कमी होती है, वहां लोएस्ट प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। बिल्कुल, जैसे डेजर्ट्स जहां पानी नहीं है, और ओपन ओशंस का मध्य भाग जहां न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी होती है। तो ये पैटर्न पूरी इकोलॉजी की पिक्चर एकदम साफ कर देता है। अब समय आ गया है कि हम आज की इस पूरी चर्चा को पिछले लेक्चर से लिंक करें, क्योंकि इकोलॉजी को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। एकदम सही। अगर हम इसे लेक्चर 01 की चर्चाओं, विशेषकर एनर्जी फ्लो और 10% लॉ से जोड़ें, तो एक बहुत ही लॉजिकल कनेक्शन बनता है। हमने पढ़ा था कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर कैसे जाती है, कैसे हर कदम पर 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सिर्फ 10% आगे बढ़ती है। हाँ, लेकिन आज हमने देखा कि वो ऊर्जा उस पिरामिड में एंटर ही कैसे करती है। एग्जैक्टली वो प्रवेश द्वार एनपीपी है। सूरज की रोशनी से जीपीपी बना, पौधों ने अपना हिस्सा लिया यानी आर, और जो बचा एनपीपी, वही ऊर्जा उस पूरे फूड चेन और अंततः एनर्जी पिरामिड को चला रही है। ये पूरी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। अब इस थ्योरी को गहराई से समझने के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। अगर हम कुछ क्लासिक पुराने प्रश्नों यानी पीवाईक्यूज को देखें तो समझ आएगा कि आयोग इन सिद्धांतों को एमसीक्यूज में कैसे ढालता है। हाँ, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के लिए वही सवाल जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, प्राइमरी कंज्यूमर्स या शाकाहारी जीवों के लिए कौन सी उत्पादकता उपलब्ध है? तो जो लोग सिर्फ रटते हैं वे तुरंत जीपीपी पे टिक करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो इस तंत्र को समझते हैं वे जानते हैं कि इसका उत्तर एनपीपी है, क्योंकि पौधे अपना रेस्पिरेशन किसी को दान नहीं कर सकते। इसी तरह एक और बहुत ही कॉमन सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस इकोसिस्टम की उत्पादकता सबसे अधिक है, और विकल्पों में अक्सर ओपन ओशियन, डेजर्ट, टंड्रा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया जाता है। और अब स्टूडेंट्स को ये स्पष्ट होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही इसका उत्तर क्यों है, क्योंकि वहाँ एंजाइम एक्टिविटी के लिए तापमान एकदम सही है, बारिश भरपूर है और प्रकाश प्रचुर मात्रा में है। जबकि टुंड्रा में ठंड एंजाइमों को रोकती है और खुले महासागर में नाइट्रोजन की कमी होती है। सही। और तीसरा सबसे बड़ा ट्रैप वही है, महासागरों में लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है, जहां बच्चे अक्सर ऑक्सीजन या कार्बन सोच लेते हैं, लेकिन असली जवाब नाइट्रोजन है। इन पैटर्न्स को समझना ही एग्जाम्स में स्कोर करने की चाबी है। बिल्कुल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इकोलॉजी का ये सेक्शन सीधा स्कोरिंग एरिया होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो सवाल कितना भी घुमाकर पूछा जाए, आपसे गलती नहीं होगी। तो आज की इस पूरी क्लास का अगर हम 30 सेकंड में क्विक रिवीजन करें, प्रोडक्टिविटी सिर्फ मौजूद बायोमास नहीं है, बल्कि ये नया बायोमास बनने का रेट या दर है। जीपीपी कुल कमाई है, लेकिन एनपीपी ही वो वास्तविक उपयोगी ऊर्जा है जो इकोसिस्टम को चलाती है। हाँ, जंगल में विशाल बायोमास होता है, जबकि महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन के कारण हाई टर्नओवर रेट होता है, और अंततः प्रकाश, तापमान, पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलकर ये तय करते हैं कि सिस्टम की उत्पादकता कितनी होगी। सभी कैंडिडेट्स इन मुख्य बिंदुओं को अपने नोट्स में अच्छे से हाईलाइट कर लें और इन्हें रेगुलर रिवाइज करते रहें। इसी के साथ इकोलॉजी मास्टर क्लास का ये सेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने समझा कि महासागरों का पूरा इकोसिस्टम, वहाँ मौजूद सारी मछलियाँ, शार्क, सब कुछ उन सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन के तेज टर्नओवर रेट पर निर्भर है। जी। और हमने ये भी देखा कि ये पूरी प्रक्रिया तापमान के प्रति कितनी सेंसिटिव होती है। तो जरा सोचिए, आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है।
हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर महासागरों का तापमान थोड़ा सा भी और बढ़ जाता है और वो तापमान फाइटोप्लैंक्टन के एंजाइम्स के लिए अनुकूल नहीं रहता, तो क्या होगा? क्या ये संभव है कि वो पूरी की पूरी अदृश्य बेकरी जो समुद्र को खाना दे रही है, अचानक ठप हो जाए? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला रातों रात ढह नहीं जाएगी? मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। दुनिया भर के समुद्री वैज्ञानिक इसी डरावनी संभावना पर सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं अभी। इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक हो सकता है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आपको सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताबों में लिखे गए सिद्धांतों को जब हम अपनी दुनिया की वास्तविक समस्याओं से जोड़ते हैं, तभी असली समझ विकसित होती है। बिहार मैटर्स के इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये मास्टर क्लास सीरीज अगले लेक्चर में जारी रहेगी। तब तक अपने नोट्स रिवाइज करें और सीखते रहें। नमस्कार।